नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। भारत की राजनीति में इन दिनों वास्तव में कई तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं और कुल मिलाकर अगर देखें तो एक अजब अजब परिवर्तन हो रहे हैं। कभी एकता की बात होती है, कभी तरह तरह की चीज़ों की बात होती है, लेकिन बहुत सारे मंथन के बहुत सारे मुद्दे थे। लेकिन अभी आज जब हम लोग इस विषय पर बात कर रहे थे तो ये एक खबर हमें देखने को मिली कि मध्य प्रदेश के जो निकाय चुनाव हुए हैं, स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें ग्वालियर की जो मेयर की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी 53 साल बाद हारी है, या यूं कहें कि 53 साल बाद कांग्रेस ने वो सीट जीती है। इन परिणामों से भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ग्वालियर चंबल संभाग में करारा झटका लगा है। भले ही कांग्रेस पार्टी 11 में केवल 3 सीटें जीत पाई हो, लेकिन ग्वालियर का किला जीत लेना एक बड़ी विजय के रूप में कांग्रेस पार्टी इसे देख रही है। और ये 440 वोट का करंट जैसा है भारतीय जनता पार्टी को, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहां एक और कांग्रेस ने ग्वालियर का किला फतेह किया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली की मेयर की सीट जीतकर एक नई राजनीति के संकेत दिए हैं, या यूं कहें कि अगले साल विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में होना है, उसमें एक तरीके से त्रिकोणात्मक एंगल निकल कर आ रहा है कि एक तरीके से तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को अब इस तरीके की चीजों के बाद देखा जाने लगेगा। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में काफी उथल पुथल चल रही है। अच्छी खबर नहीं है। जहां कांग्रेस मध्य प्रदेश में खुशी मना रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में उसके मंत्री, जिन्हें कहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व ने कभी मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव यानी टीएस सिंह देव, नाराज हैं। उन्होंने अभी पिछले दिनों एक विभाग छोड़ दिया, ये संकेत दिया ये विभाग छोड़कर कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय भी छोड़ सकते हैं और कांग्रेस पार्टी भी छोड़ देंगे। टीएस सिंह देव की बारे में खबर है कि वो आज दिल्ली में हैं और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि वो कांग्रेस नेताओं के साथ बहुत सारी बातचीत उनकी हो गई है, कई दौर की बातचीत उनकी हो गई है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। शायद वो आज फाइनली कहने गए होंगे कि 2.5 साल वाला फार्मूला, अब 2.5 साल तो बचे नहीं, 1 साल के लिए ही सीएम बना दो। लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि भूपेश बघेल ने जो पिछड़ा कार्ड खेल दिया है, उससे अब बाबा की दाल गलती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल मंथन में आज जो मुख्य मुद्दा है कि महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी सिंधिया परिवार का गढ़ ग्वालियर कांग्रेस पार्टी ने ढहा दिया है, यानी महाराजा का किला ढह गया है। महाराजा का किला ढह गया है। वास्तव में 53 साल का एक लंबा वक्त विजयराजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव कांग्रेस में भी रहे, तब भी कांग्रेस पार्टी वहां कभी ग्वालियर में अपना मेयर नहीं बना पाई। 53 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने वहां अपना मेयर बनाया और जो नगर निगम के चुनाव में है वो भारी सफलता कांग्रेस पार्टी ने अर्जित की। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने महाराज का किला ढहा दिया। ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। एक और महत्वपूर्ण गणित है कि ग्वालियर चंबल संभाग में 26 विधानसभा सीटें हैं और इस पूरे संभाग में सिंधिया परिवार का बहुत तगड़ा असर है। यही वजह है कि 26 में 22 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और वही 22 विधायक
भारतीय जनता पार्टी में पलट गए तो कांग्रेस की सरकार गिर गई और भाजपा की सरकार वहां शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चल रही है। लेकिन ग्वालियर जहां महाराजा रहते हैं वहां की सीट, वहां कांग्रेस का मेयर बन जाना अलग तरह के संकेत देता है। और शायद कांग्रेस ने ये स्ट्रेटजी, ये रणनीति भी लगाई होगी कि एक तरीके से उस संभाग में एक ऐसे चौंकाने वाले परिणाम आए जिससे विधानसभा चुनाव जो अगले साल होने वाला है उसमें एक अलग तरीके का संदेश और संकेत जाए। कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश संजीवनी लेकर आया तो छत्तीसगढ़ से मूर्छित होने वाली खबर आ गई है। एमपी में महाराज का किला ध्वस्त हो गया। क्या वे बीजेपी की आंतरिक राजनीति का शिकार हो गए? मध्य प्रदेश की जीत से कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन छत्तीसगढ़ तक आते आते कांग्रेस का उत्साह ठंडा हो जाता है। वहां टीएस सिंहदेव के इस्तीफे ने कांग्रेस का मन फीका कर दिया है। छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास में और रोजगार गारंटी में बहुत खराब काम कर रहा है, कमजोर काम कर रहा है। उस बात को भी अपने ऊपर लेते हुए, हम लोग सरकार के हिस्से हैं, लेकिन मैं अगर मंत्री हूं उस विभाग का तो पहला दायित्व मेरा है। और इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। तो शायद मैं वहां पर मंत्री के रूप में उस विभाग में वैसा कारगर नहीं हो पा रहा था जैसा मुझे भी होना चाहिए महसूस होता, या लोगों के बीच में भी जनप्रतिनिधि भी ना खुलते। मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला है। रमन सिंह कह रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा। सब तालमेल है, अब जो कुछ भी बात है आपस में बैठ के तय कर लेंगे। आज वो निराश हैं, हताश हैं, धैर्य की सीमा मेरी टूट गई। यदि बाहर साधक मंत्री को ये कहना पड़े किसी सरकार में कि मेरी धैर्य की सीमा टूट चुकी है और मैं इस पद को धारण नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये है कि सरकार में मंत्रियों के बीच और मुख्यमंत्री के बीच क्या स्थिति है, किस प्रकार डायलॉग नहीं है। सबसे बड़ा कारण उन्होंने जो पहले इंगित करते हुए अपने पत्र में बताया है, पहला कारण उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के, जिसमें हमने वादा किया था गरीबों को आवास देंगे, 8 लाख आवास भूपेश बघेल ने उसकी मंजूरी नहीं दी। भूपेश बघेल ने गरीबों के आवास बनने नहीं दिया। हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी थी, सारी की सरकार धरी रह गई और सारे लोग बगावत में आ गए, तो धीरे धीरे स्थिति बनेगी। मध्य प्रदेश में आपकी जीत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिंगरौली निकाय की जीत मामूली जीत नहीं है। एमपी में जहां कांग्रेस उत्साहित है तो केजरीवाल की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। केजरीवाल की पार्टी ने एमपी में दस्तक दे दी है। अब इसकी दस्तक से नुकसान बीजेपी को होगा या फिर कांग्रेस को, ये भी साफ हो जाएगा। दिखाया, इसलिए मैं बहुत बहुत जनता का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इसलिए सिंगरौली की पूरी जनता को धन्यवाद देते हैं। और जो भी हमारे जो घोषणा पत्र में 25 कामों को दिया गया उसी के आधार पर काम हो गया। आप देखिए चाहे दिल्ली पे हो, उसके आधार पर काम हुआ, और पंजाब में भी, और यहाँ पे भी उसी आधार पर नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम आएंगे, 25 कामों के अलावा और भी काम होंगे, पूरा काम किया जाएगा। प्रमुख काम बता दीजिए जो अभी आप फिलहाल करना चाहेंगी। सबसे पहले जो हमारी जनता की लड़ाई है, गाँव में जो योजनाएं हैं उनको लाभ पहुंचाया जाएगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन ग्वालियर जीतकर कांग्रेस ऐसा मान रही है कि उसने जग जीत लिया। पार्टी जिसकी सरकार है, साम दाम बेद दंड लगाने के बाद बुरी तरह स्थानीय निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। आने वाले जोड़ तोड़ की जो सरकार है, वहां एक महाराज के चरणों में समर्पित होकर भाजपा ने, जिसका पूरी जिंदगी विरोध किया, उसके चरणों में त्राहिमाम करते हुए जिस तरह सरकार बनी थी, जनता ने उसका पहली बार चुनावों में जवाब दिया है। और आने वाला जो भी विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट हुए। वहीं यूपी कांग्रेस भी मान रही है कि महाराज को पाला बदलने का इनाम जनता ने दे दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। महाराज का किला ढह गया।
ये नगर निकाय के जो नगर निगम के चुनाव के परिणाम है उससे ये कहा जा सकता है, परसेप्शन बनाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वो सीट छीन ली जो 53 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अगर पूर्व में देखें, जो लोग बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझते हैं, उसके कामकाज के तरीकों को समझते हैं, तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी को शहरों की पार्टी कहा जाता रहा है। हालांकि अब ये मिथक टूट गया है, अब वो शहरों की पार्टी नहीं, वो अब जन जन की पार्टी है। जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पार्टी की कमान संभाली है, तब से वो जन जन गाँव गली की भी पार्टी हो गई, लेकिन पहले शहरों की पार्टी कही जाती थी। और भारतीय जनता पार्टी जब भी, भले ही वो विधानसभा में बहुमत में ना हो, सत्ता में ना हो, केंद्र में सत्ता में ना हो, लेकिन नगर निगमों में जो शहरी इलाके हैं, चाहे नगर निकाय हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, बल्कि नगर निगम में तो केवल भाजपा और भाजपा ही रहती थी। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के 11 जो नगर निगम हैं उसमें 7 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी साख बचाई है, लेकिन 3 नगर निगम कांग्रेस पार्टी ने जीत लिए हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो केंद्रीय मंत्री हैं और ग्वालियर के महाराज हैं, सिंधिया घराने के वारिस हैं, राजघराने के वारिस हैं, उनका ग्वालियर जीत लिया है कांग्रेस ने। और ये लगातार कांग्रेस के नेता, चाहे दिग्विजय सिंह हों, चाहे कमलनाथ हों, उनका ये प्रयास रहता था। और नेता प्रतिपक्ष जो बनाए गए हैं वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिनको नामित किया गया है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, वो भी ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। तो कांग्रेस रणनीति के तहत काम कर रही है कि भाई ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं को उभारो। तो जाहिर सी बात है विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए ये काम हो रहा है। नगर पालिकाओं में जो 36 नगर पालिकाएं हैं उसमें 27 नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जबरदस्त प्रदर्शन कहेंगे। इसी तरह नगर परिषद हैं 86 नगर परिषद में 64 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से सिंगरौली नगर निगम चुनाव को जीतकर एक तरीके से पॉलिटिकल इलाके में सनसनी फैला दी है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि आम आदमी पार्टी का मेयर भी जीत सकता है वहां पर मध्य प्रदेश में। लेकिन ये इस बात का संकेत और संदेश है कि आम आदमी पार्टी भविष्य में जब 2023 में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होंगे तो आम आदमी पार्टी एक नया राजनीतिक विकल्प मध्य प्रदेश को दे रही है, छत्तीसगढ़ को देने जा रही है। मध्य प्रदेश में वो नया राजनीतिक विकल्प के रूप में अपने आप को उभार रहे हैं और राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की आम आदमी पार्टी की कोशिश है। हालांकि जहां जहां कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला रहता है सीधा, उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन जहां मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी राहत मिलती है। ये आमतौर पर देखा गया है। ये विषय क्या, ये जो नगर निकाय के चुनाव हैं, क्या इनको अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का एक तरीके से बैरोमीटर माना जा सकता है? बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। जो जीतते हैं वो मानते हैं, जो हारते हैं वो नहीं मानते हैं। ये एक शुरू से ये एक अंदाज रहा है राजनीतिक दलों का। इस पर हम चर्चा करेंगे और बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे। कांग्रेस को थोड़ा सा यहाँ करंट मिला है मध्य प्रदेश में, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसकी बत्ती गुल हो रही है। टीएस सिंहदेव नाराज हैं पार्टी से, खोपड़ी पटक पटक कर परेशान हो गए, लेकिन पार्टी ने जो उनसे किया वादा पूरा नहीं किया। अब शायद वो, मुझे लगता है वो उस वक्त आ गया जब शायद टीएस सिंहदेव पार्टी छोड़ दें। ये वही टीएस सिंहदेव हैं जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, सारे नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो टीएस सिंहदेव ने अपने निजी फंड से उम्मीदवारों को पैसे, एक मोटी रकम दी थी चुनाव लड़ने के लिए कि ताकि सरकार बन सके। प्रचंड बहुमत से सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बन गए। नेतृत्व ने उन्हें समझाया कि टीएस बाबा 2.5 साल बाद तुम्हें बना देंगे, अभी तो कुछ मजबूरी है। मान गए बाबा। एक महाराज वो भी हैं,
टी.एस. सिंहदेव भी मध्य प्रदेश की सरगुजा स्टेट के महाराज हैं। हालांकि कई बार हमारी उनसे बात हुई, ऑन एयर बात हुई, ऑफ एयर बात हुई, तो वो बहुत इसमें रहते नहीं। वो कहते भाई अब राजे रजवाड़े गए, अब मैं एक सामान्य सा आदमी हूँ, लेकिन अभी भी उनकी साख है, उनका सम्मान है सरगुजा स्टेट में। तो एक महाराज का यहाँ किला ढह गया और एक महाराज अपनी पार्टी का ही किला ढहाने के लिए अब कदम बढ़ा चुके हैं। मैं आरोपित नहीं कर रहा हूँ टी.एस. सिंहदेव को, लेकिन जब किसी व्यक्ति को लगातार कोई दल, कोई नेता नेग्लेक्ट करे, भूपेश बघेल करे कि उन्हें पता ही नहीं कि उनका मंत्री इस्तीफा दे दिया है, तो इस तरीके की उपेक्षा भाव अगर टी.एस. सिंहदेव को झेलना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो कोई निर्णय तो लेंगे, और इस बार वो कोई जरूर निर्णय लेंगे। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में कोई खबर आने वाली है कि टी.एस. सिंहदेव ने ये कदम उठा लिया है। मंथन में चूंकि हमने यही विषय रखा है कि क्या महाराज का किला ढह गया, बहुत सारे विषय थे आज देश में, लेकिन हमने आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरफ जाना बेहतर समझा, क्योंकि वहाँ की राजनीति, अगले साल चुनाव है वहाँ दोनों स्टेट्स में, और 5 राज्यों में चुनाव है, गुजरात में भी है। तो कुल मिलाकर गुजरात में इसी साल है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में अगले साल चुनाव 23 में, राजस्थान भी है उसमें। तो कुल मिलाकर ये देखने की कोशिश हम कर रहे हैं कि क्या नगर निकायों की ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या संदेश और संकेत है, कांग्रेस के लिए क्या संकेत और संदेश है, और क्या आम आदमी पार्टी एक नया राजनीतिक विकल्प मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बनेगी, और टी.एस. सिंहदेव के मसले पर जो डैमेज होगा कांग्रेस को, उसके कंट्रोल के लिए क्या कार्य योजना कांग्रेस पार्टी के पास है। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भोपाल से जुड़ गए हैं सत्येंद्र चौधरी। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी, आपका बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। कांग्रेस के प्रवक्ता भोपाल से जुड़ गए हैं आनंद तरण जी। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत आभार और बहुत नमस्कार आपको। डॉक्टर मुकेश जायसवाल, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। हमारे संवाददाता भोपाल से सुनील मालवीय जुड़ेंगे, और थोड़ी देर में रायपुर से बहुत वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल ही हम आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता से करेंगे कि ये अप्रत्याशित, किसी को शायद कोई राजनीतिक दल के लोग इस बात को कहीं मन में नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी भी कोई नगर निगम, कोई नगर निकाय जीत सकती है। सिंगरौली की सीट आपने जीत कर एक तरीके से पॉलिटिकल सनसनी फैला दी, और ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी निकट भविष्य में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश के लोगों को देने जा रही है। डॉक्टर मुकेश जी, नमस्कार सर। निश्चित ही इस बार हमने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, और तीसरे विकल्प के रूप में जनता ने हमें पसंद भी किया, क्योंकि सिंगरौली में हमारा एक पिछली बार जो हमने 2018 में चुनाव लड़ा था, विधानसभा चुनाव, तो सिंगरौली हम 2,500 से 3,000 वोट से हार गए थे। वहाँ ये वैक्यूम बना हुआ था, जनता चाहती थी एक विकल्प मिले, और जनता ने इस बार हमको वहाँ पे अरविंद केजरीवाल के मॉडल को पसंद किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को पसंद किया। वो उस मॉडल को पसंद करते हुए इस बार सिंगरौली में हमने जीते। सिंगरौली की जनता बदलाव की तरफ जा रही है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में 2, एक है इंदौर और सिंगरौली, जहाँ पे काफी लोगों का आना जाना होता है। प्रदेश से भी लोग जाते हैं, प्रदेश के बाहर के लोग आते हैं, सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे, कोल माइंस वहाँ पर है, तो दिल्ली के लोग भी वहाँ पे आना जाना। तो चर्चा का विषय था कि दिल्ली में क्या परिवर्तन हुआ है, चाहे शिक्षा की बात कर लें अभूतपूर्व, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लें, या महिला सुरक्षा की बात कर लें, इन तमाम चर्चाओं की दिल्ली में होती थी। और हमने चुनाव लड़ा, और सिंगरौली की जनता ने बदलाव की राजनीति, अरविंद केजरीवाल के मॉडल को एक्सेप्ट किया, और वहाँ पे हमने मेयर भी जीते और पार्षद भी जीते। तो बदलाव की राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। जिस तरह से दिल्ली में हमने 3 बार सरकार बनाई, पंजाब की तरफ बढ़े, पंजाब में अभूतपूर्व जनता का सहयोग मिला, 112 में से 92 सीट जीते, उसी तरह हम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले 2023 के तहत हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी दूसरी पार्टियों के बीच में, लेकिन निश्चित ही जनता अगर चुनाव लड़ती है, ये अरविंद केजरीवाल ने हमेशा कहा है
कि अगर जनता चुनाव लड़ेगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे लड़ेगी, ना कि वोट बिकने पे लड़ेगी। तो हमने इस बार खाता खोला मेयर का, और हमें उम्मीद थी जब हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी दिल्ली से सिंगरौली पहुंचे थे और जो अभूतपूर्व सहयोग मिला था रोड शो में, उससे हम आश्वस्त थे कि हम सिंगरौली सीट जीत रहे हैं। ठीक बात है। तो आपने बिजली पानी पे चुनाव लड़ा, मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ा। अभी प्रधानमंत्री ने इशारा किया है कि जो रेवड़ियों वाली राजनीति चलेगी नहीं। डॉक्टर मुकेश, उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग रेवड़ियां बांट कर, राजनीतिक रेवड़ियां देकर सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये राजनीति देश को खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रही है। देखिए, मैं उस पद का बहुत सम्मान करता हूं देश के संवैधानिक स्थिति से। उन्होंने नाम नहीं लिया, आम आदमी पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं, लेकिन उनको शब्दों का चयन भी बड़ा टिपिकल करना चाहिए। रेवड़ी की परिभाषा क्या तय करेंगे आप? अगर किसी बच्चे को सरकारी स्कूल में 99.6% पास होके आ रहा है, हम सुविधा दे रहे हैं उसको सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, तो क्या वो रेवड़ी है? 200 यूनिट बिजली अगर हम जनता को दे रहे हैं और 4000 यूनिट बिजली मंत्री और विधायक को मिल सकती है, तो क्या वो रेवड़ी है? मतलब मंत्री और विधायक को मिले तो वो रेवड़ी नहीं है, अगर जनता को मिल रही है तो रेवड़ी है। ठीक बात। रेवड़ी की क्या, आप चुनाव के समय वही आपने बोला रेवड़ी बात है, और यही गृह मंत्री जी पंजाब में जाके बोलते हैं हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम उत्तर प्रदेश में जाके बोलते हैं हम 200 यूनिट फ्री देंगे। तो मतलब आप एक तरफ आपके गृह मंत्री दूसरे राज्यों में जाके अरविंद केजरीवाल के मॉडल को अपना रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जो जनता के लिए मूलभूत सुविधा दे रहे हैं उसको रेवड़ी कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा का और शब्दों का चयन बड़ा ठीक बात है, ठीक बात है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए रेवड़ी का। बिल्कुल ठीक बात है। आएंगे आपके पास डॉक्टर मुकेश, आपके पास आएंगे। इंजीनियर सत्येंद्र के पास चलते हैं। बहुत बधाई भी आपको कि आपने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बहुत यूं कहें आदिकाल से नगर निकायों में, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पूरे देश में बहुत अच्छा रहता है। तो मध्य प्रदेश में भी अच्छा प्रदर्शन है, क्योंकि 11 नगर निगमों में 7 जीते हैं, पालिकाओं में 27 जीते हैं, नगर परिषद में 64 सीटें जीते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है। इसके लिए आपके नेताओं को और आपको बहुत ढेर सारी बधाई, और मध्य प्रदेश की जनता को भी बधाई कि उन्होंने आप पर विश्वास व्यक्त किया। लेकिन इंजीनियर साहब, महाराज का किला ढह गया है। 53 साल के बाद आप वो सीट हार गए जो 53 साल से आप जीत रहे थे। ग्वालियर चंबल संभाग अगर देखा जाए तो पिछले बार कांग्रेस की सरकार भी 26 में 22 सीटें विधानसभा के जीती थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर, और वो कांग्रेस की सरकार बनी थी। जब वो विधायक पलट गए तो आपकी सरकार आज राज कर रही। लेकिन वहां इस तरीके का सेटबैक, इसको कैसे लेते हैं आप इंजीनियर सत्येंद्र? देखिए दुर्गेन जी, सर्वप्रथम मैं आपके व्यूअर्स का अभिवादन करता हूं और के न्यूज की सारी टीम जो है वो सबका अभिवादन करता हूं, और आपके माध्यम से यह हमारे मध्य प्रदेश की जनता को और जहां जहां पर भी मध्य प्रदेश के हितों से जुड़े हुए लोग हैं उन सबके उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और यह जो विजय हमें प्राप्त हुई है दुर्गेन जी, यह विजय हमारे संगठन की और संगठन से जुड़े हुए सभी समस्त करोड़ों कार्यकर्ताओं की मध्य प्रदेश की, और जिस प्रकार से हमारा बूथ डिजिटलाइज हुआ है, 65,000 से ज्यादा बूथ पर हमारा बूथ डिजिटलाइजेशन के कारण से जो जगह जगह कार्यकर्ता हैं उनका, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय शिवराज जी के योजनाएं, जो कि लगभग 300 से ज्यादा योजनाएं हम चला रहे हैं, जिससे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की हम नींव रखते हैं, उन सब की विजय है। आप देखिए हमारा जो प्रतिशत है लगभग 80 to 90% से ज्यादा का प्रतिशत हमारा विजय श्री का प्राप्त हुआ है। और यह विजय श्री हमने खुद नहीं, हमें जनता ने दी है, जनता के जनादेश के द्वारा हमको मिली है। तो यह जो है एक बहुत बड़ा संकेत है, और बार बार दी है। मध्य प्रदेश के अंदर जो आपने बताया कि नगर परिषद और नगर पालिका, आप देखिए नगर पालिका में जो 36 नगर पालिकाएं हैं उसमें से हमारे 32 हैं, 27 तो हमारे हैं, और 5 जगह पर भी जो हमारे कुछ लोग चुनाव लड़े इंडिपेंडेंट मिला करके 5 ऐसी 32 में हमारी नगर पालिका बन रही है, जहाँ पे हमारा बोर्ड होगा।
और इसी प्रकार से 70 से ज्यादा, लगभग 70 से ज्यादा नगर पंचायत हैं, उनके अंदर भी हमें बहुत अभूतपूर्व सफलता मिली है। और कांग्रेस जहां नगर पालिकाओं में 4 पर आ गई है, और नगर परिषद में, नगर पंचायत की जो बात करें उसमें 8 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई है मात्र। और नगर निगम की बात करें तो ये बात सही है कि नगर निगम में जो महापौर हैं, जो प्रथम नागरिक है उस शहर का, उसमें हमारे साथ हमने रिटेन कर लिए। उसके साथ साथ ही लेकिन आज सभी जगह देखें, चाहे वो ग्वालियर देख लें, जबलपुर देख लें, ग्वालियर, जबलपुर और ये हमारा सिंगरौली है, तो यहाँ सभी जगह पर हमारे पार्षद ज्यादा आए हैं। तो वहां पर मेयर इन काउंसिल जो बनेगी, जो परिषद बनेगी, वो भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी, समर्थित प्रत्याशियों की रहेगी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे प्रत्याशी चयन में कुछ कमी रह गई हो, जनता को हम समझाने में नहीं समझा पाए हो, लेकिन वहां मोर और लेस जो कहें अधिकांशता भारतीय जनता पार्टी को समस्त नगर निगमों में अभूतपूर्व विजय मिली है। सिर्फ कुछ जगह महापौर हमारे नहीं आए हैं, बाकी के पार्षद तो सभी में हमारे ज्यादा हैं। तो यह मध्य प्रदेश की जनता की। सत्येंद्र जी, ग्वालियर में क्या हो गया? ग्वालियर में तो महाराज की जगह कैसे हार गया वहां आदमी? भाई बहुत मजबूत सीट है, इतिहास रच दिया, कांग्रेस ने इतिहास रच दिया, आपने भी इतिहास रच दिया। 53 साल, मतलब आदरणीय विजय राजे सिंधिया जी, माधवराव कांग्रेस में भी थे, तब भी वो सीट नहीं हिला पाए। अब पूज्य महाराज जी, आप जो लोग उनको कहते हैं कि भाई पूज्य महाराज जी की कृपा है, चारों तरफ चलती रहती है। नहीं, हमारे हम वो देखिए, वो खुद स्वयं भी कहते हैं वो जनता के सेवक हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ज्योतिरादित्य जी जो है वह जनता के सेवक के तौर पे ही काम कर रहे हैं। और उन्होंने कई बार जो कार्यक्रमों में देखिए सफाई कर्मियों के जिस प्रकार से वंदन किया, अभिनंदन किया, उनके द्वारा दीप प्रज्वलन वो तो जिस पार्टी में है, अगर उस पार्टी का सर्वोच्च नेता सफाई कर्मियों के पैर धोता है तो उनको धोना पड़ेगा, वो चाहे महाराज हो चाहे उससे भी ऊपर के हो। जब नरेंद्र मोदी धो रहे हैं पैर सफाई कर्मियों, तो उनको धोना ही पड़ेगा। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो कांग्रेस के पास जाएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता से इसका जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में ये जो महाराज का किला कैसे ढह गया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात को माफ़ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भाई हो सकता है जहां हमारे हैं वहां प्रत्याशी चयन में कोई गड़बड़ी रह गई हो, लेकिन वो इस बात पे संतुष्ट हैं कि भाई जो 7 सीटें उनकी पुरानी थी वो रिटेन कर लिया है और 80-90% सीटें बाकी जीत ली हैं।
उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद तरण के पास जाएंगे। आनंद जी, अगर इसको देखा जाए, ग्वालियर की सीट को देख लिया जाए, तो ये इसमें एक संदेश जरूर छिपा है कि 53 साल के बाद ये सीट आपको मिली है, लेकिन बाकी तो नगर निगम के पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बड़ा दयनीय रहा है। 3 सीटें आपको मिली हैं, बाकी नगर पालिका में 4 मिली और नगर परिषद में आपको 8 सीटें मिली हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 80-90% सीटें उन्होंने जीत ली और रही सही कसर आम आदमी पार्टी ने पूरी कर दी है। आनंद जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आनंद तारण नहीं हूं, मैं सिद्धार्थ सिंह राजावत हूं, जो चंबल क्षेत्र से आता हूं, ग्वालियर। अच्छा, माफ कीजिएगा, मुझे गलत सूचना दी गई। सिद्धार्थ सिंह जी, आप ही से मेरा सवाल है। जी। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना और दिखाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। कल जब प्रेस ब्रीफ माननीय कमलनाथ जी, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने बंगले पे ली थी, तो हमने पूरे आंकड़े पेश कर दिए थे। अभी आखिरी गणना 20 तारीख तक रह गई है। उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी और उनके जो मैकेनिज्म है, जो उनकी एक आईटी सेल, उनकी जो एक टीम जो काम करती है भ्रम फैलाने का, वो निरंतर जारी है। उसी की भाषा व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के जो आंकड़े हैं, वो हमारे मित्र इंजीनियर हैं, पर इंजीनियर होने के बाद भी वो व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, उसके आंकड़े पेश कर रहे हैं। और आप इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियर तो नहीं है सिद्धार्थ जी, कंप्यूटर इंजीनियर तो नहीं है। ये हो सकता है जी, अब वो मैं बोल नहीं सकता। बहुत अच्छे इंसान है सत्यन भाई। नहीं अच्छे तो सत्यन भाई सत्य के साथ चले, और आंकड़े 20 तारीख को आपको पूरे हम पेश करेंगे। जो आप जनता को आंकड़े पेश कर रहे हैं, वो हम आपको पेश करेंगे। जो दुर्गेन जी, ये जो आंकड़े मैंने पेश किए हैं माननीय शिवराज जी के मुखारविंद से कहे गए हैं, ऐसा नहीं है। सिद्धार्थ जी, आप भी सुन लीजिए, आपके जैसे कमलनाथ जी ने बोला है, ऐसे ही हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो माननीय शिवराज जी के डेटा हैं। उन्होंने जो दिए, मैंने वो उल्लेखित किया है। और रही बात व्हाट्सएप और फेसबुक, ऐसी यूनिवर्सिटी में विश्वास नहीं रखता। मैं सत्यता प्रमाण के साथ ही बात करता हूँ। आप तो अपन सब मिलते ही हैं, कई चैनल पे सैकड़ों बार डिबेट हुई है, और आपने देखा होगा कि मैं हमेशा प्रमाण के साथ बात करता हूँ। ठीक बात है। सिद्धार्थ सिंह को अपनी बात रखने दीजिए। जी सिद्धार्थ जी हमारे मित्र हैं, कोई वो नहीं बात डेटा की और उसकी हो रही थी। देखिए, आपने चंबल क्षेत्र की बात की और सिंधिया जी की बात करी, और आपने ये भी बोला कि महाराज जी बोलते हैं जिनको। देखिए, अब सामंतवाद कहीं ना कहीं जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि लोकसभा में किस प्रकार से सिंधिया जी को करारी हार मिली। देखिए, 10-15 हजार की हार को अपन हार मान सकते हैं, पर 1.5 लाख से अधिक की हार को हार मानना स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता भी इस चेहरे को नकार चुकी है। और वही कारण था कि उनका बौखलाहट और तुरंत पार्टी छोड़ के अति महत्वाकांक्षी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उन्होंने तुरंत पाला बदला, और पाला बदलने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी में गए, तो आप इस बात को समझिएगा। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये नरेंद्र सिंह तोमर जी की टिकट नहीं थी, ये टिकट थी बीडी शर्मा जी की, जो ग्वालियर की टिकट थी। और बीडी शर्मा जी ने इसको टिकट दिलाया था, और इसको किस प्रकार से प्रोजेक्ट करके सिंधिया जी को आंकड़े में लिया था, और सिंधिया जी को पूरी तरह आंकड़े में फंसा के किस प्रकार से वहां पे राजनीति लग रहा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील मालवी जुड़ गए हैं। सुनील। दुर्गेन जी, मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, उनको मुझे लगता है वो आए सुने तभी आप जवाब देंगे, वो भी शायद उपस्थित नहीं है। सिद्धार्थ जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। कंप्लीट करिए आप कि इसे क्या मानते हैं आप। 53 साल बाद आपने सीट जीत ली, तो ये क्या संकेत और संदेश है? देखिए, एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर के महल से चलती थी, संघ चलता था, कांग्रेस चलती थी, दोनों एक ही महल के उससे चलते थे। कांग्रेस कार्यालय को तवज्जो नहीं दी जाती थी, महल के अंदर बैठ के निर्णय हो जाता था। और उस समय राजमाता सिंधिया जिंदा थी, और वो माधवराव सिंधिया को बाला बोलती थी, और वो अपना फतवा जारी कर देती थी कि देखो, इसमें मेरी रजामंदी है, तुम अपनी लोकसभा बचाओ, तुम अपनी लोकसभा कांग्रेस से जीतते रहो, महापौर मुझे मेरा चाहिए,
वो उनका ये डुअल सिम में काम करते थे, डुअल मोड पे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों महल से चलती थी। उनका जिसको मन होता था उसको जिताते थे, जिसका मन होता था उसको हराते थे। जो सिंधिया महल में नतमस्तक होते थे राजमाता के यहाँ, अब राजमाता जी रही नहीं, उनका तिलिस्म खत्म हो गया। माधवराव सिंधिया रही नहीं, उनका तिलिस्म खत्म हो गया। जो दो कद्दावर बड़े नेता गए, उनका बड़ा कद था और उनको ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता दिल से प्यार करती थी, उनको लाइक करती थी, उनकी बात सुनती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं माधवराव सिंधिया, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, उन्होंने विकास के लिए काम किया था। और ये जोकर रूपी जो ज्योतिराय सिंधिया है, इनका सिर्फ एक ही काम है, एक्शन दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, 7-7 घंटे महल के बाहर कार्यकर्ताओं को खड़ा करना और बाहर निकलना, ऐसे करना, चश्मा ऐसे लगाना। भाई ये काम भारतीय जनता पार्टी में आके थोड़ी शुरू कर दिया, पहले भी करते रहे होंगे। पहले आप करते रहे बातें ना, कर रहे हैं। पहले देखिए, आप देखिए जो दीमक कांग्रेस में थी, जो कांग्रेस को चाट रही थी, हम तो बड़े खुश हैं और हम बड़े मन से बोलते हैं कि हमें कांग्रेस का नुकसान कर रहे थे वो। हम बड़े दिल से स्वागत करते माधवराव सिंधिया जी का, जो कांग्रेस को मजबूत करते थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात सुनते थे, जो इंतजार नहीं कराते थे, जो हमारा मूल सवाल है उस पर आइए, फिर बाकी लोगों को भी जोड़ें। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जो 53 साल में आपकी जीत हुई, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े रूप में गुटबाजी, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, बीडी भाजपा, ये 5 गुटों में, और एक जो बीमार भाजपा बैठी थी, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके भांजे मिश्रा जी, अनूप मिश्रा जी, जयवान सिंह पवैया, माया सिंह, ध्यानेंद्र मामा, ये बड़ा रूप था। जो चंबल की राजनीति में एक बड़ा नाम थे, नरेंद्र सिंह तोमर, ये बड़ा नाम थे। किस प्रकार से ब्राह्मणों की बेइज्जती करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में से भगाया गया, किस प्रकार से समस्त पत्रकारों ने बहिष्कार किया गया भाजपा की प्रत्याशी का, ये बहुत बड़ा कारण है। उससे भाजपा वोट, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ग्वालियर में, वो रुष्ट हुआ कहीं ना कहीं, क्योंकि कद्दावर नेता है अनूप मिश्रा जी। अनूप मिश्रा जी का एक कद है, क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे हैं और उनका एक वजूद है। और ये उन्होंने, आपने भी देखा कि किस प्रकार से भरी सभा में से, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कुर्सी नहीं दी गई, वो उठ के चले आए। और किस प्रकार से महापौर प्रत्याशी सुमन जी जाती, उनको मनाती हैं और बोलते मैं तो तुमसे कोई नाराजी नहीं हूं। ये सबने देखा था कि ये राजनीतिक घटनाक्रम चला। और किस प्रकार से सर्वेश पुरोहित जी की बेइज्जती की गई, जो एक बड़े चैनल आज तक के एंकर हैं, आपने भी ये देखा। तो समस्त पत्रकारों ने भी बहिष्कार किया। और इसके बिहाइंड द कर्टन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनको बोलते हैं शिवराज सिंह जी, उनका भी है ना कहीं पेंडुलम हिल रहा था। क्योंकि ये एक लड़ाई आप इतिहास उठा के देखिए, जब से शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, जब जो प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री की दौड़ में निकला है, तब तक आप इतिहास उठा के देख लीजिए। सिद्धार्थ जी, आप बीजेपी के लोग आपस में यहाँ 1-to-1 होता है मध्य प्रदेश में। एक तीसरी ताकत आम आदमी पार्टी आ गई है, 1 सीट जीत ली है। विधानसभा आपके लिए मुश्किल होने वाली है, बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है। देखिए, अभी जैसे मेरे मित्र सत्यन भाई बोल रहे थे कि हम 5 सीटें जीत गए हैं, 5-7 सीटें जीत गए, तो मैं सर्वप्रथम तो एक इनकी सुधार करके फिर मैं आपके प्रश्न पे भी आ रहा हूँ। देखिए, कायदे से तो 5-5 का रेशो था। 5 कांग्रेस जीती थी, 5 भाजपा जीती थी और 1 आम आदमी पार्टी जीती थी। और बाई एक्सीडेंटल वो जीती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई इतना बड़ा वजूद मध्य प्रदेश में नहीं है। जब बीएसपी जैसा बड़े बड़े वजूद, बीएसपी और समाजवादी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी जैसों की दाल नहीं गली मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे 2 बड़े दल ही चल पाएंगे। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ। और जो ममता अग्रवाल जी जीती हैं, तो आप ये देखिए कि विधानसभा में भी वो करीब 65,000 वोट ले गई थी। यही घमंड टूटेगा, यही घमंड टूटेगा। भैया सत्येंद्र जी नहीं, सिद्धार्थ जी सिद्धार्थ जी ने कहा, उनको जवाब दीजिए। सिद्धार्थ जी आते हैं आपके पास। सत्येंद्र जी, सिद्धार्थ जी ने बहुत सारी बातें कही, सामंतवाद की बात कही, एक तरीके से गलत टिकट वाली भी बात कही, और भाजपा के कई, वो कहे महल से चल रही थी भाजपा, ये सब कारण रहे जो मतलब गड़बड़ हुआ है वहाँ पर। ग्वालियर सीट आप हारे हैं। नहीं दुर्गेन जी, मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक में होकर के लड़ी थी। मैंने आपको पहले भी कह दिया कि कहीं कुछ कमी रह गई होगी,
तो उसकी जरूर समीक्षा होगी और आगे हम अपना भविष्य की योजनाओं में उस गलतियों को सुधारेंगे। और क्यों कमी रह गई सोचो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो वी बिलीव इन दिस फिलॉसफी, बट इट इज नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है कि हम मीडिया के माध्यम से सारी बातें अभिव्यक्त करें। तो मैं आपको बता दूं, और दूसरी बात, अगर ऐसा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का वहां जादू नहीं चला, अगर आई कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आज भी 66 ग्वालियर के अंदर वो समस्त पार्षद हैं, उन 66 पार्षदों में आप देखिए कांग्रेस के 26 आए हैं, मात्र 26, और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत जो पार्षद हैं वो 34 हैं, ऑलरेडी 34 हैं। तो ऐसा नहीं है, कहीं कुछ प्रत्याशी चयन की जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, वहाँ कहीं कुछ रह गया और कोई चुनाव प्रबंधन बहुत सारा पड़ा। और इसी प्रकार से आप देखिए, आप ज्यादा नेक टू नेक है ग्वालियर में, आपने बहुत बड़ी अरे आपकी मेयर कौन भैया 34 बन गए ना, 33 चाहिए थे भैया, 68 34 तो वैसे ही बन गई ना परिषद। आप तो जो है ये चीज। अच्छा दूसरी बात, सत्येंद्र जी मेरा एक और सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या आम आदमी पार्टी को आप चुनौती मानते हैं वहां आने वाले विधानसभा चुनाव में, या अभी सिंगरौली सीट उन्होंने जीती तो आप उनको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए दुर्गेन जी, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और आम आदमी पार्टी नहीं। कोई सी भी 100 पार्टियां आ जाएं या 1000 पार्टियां आ जाएं, हम सभी पार्टियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और हम किसी भी पार्टी को बी टीम सी टीम नहीं कहते। और हमारी देखिए नीतियां एक हैं, हमने कभी समझौता नहीं किया। हाँ, जो लोग ये बी टीम सी टीम करते हैं ना, भाजपा की बी टीम है और सी टीम है, यही लोग सत्ता की चाशनी चाटने के लिए सब एकत्रित हो जाते हैं। और मैं बता दूं आपको, मैं आपको बता दूं, मुसलमानों को हितैषी बनता है और उसने अपने एक मुसलमान जो बन रहा था 16 में से, उसी को हरवा दिया आप लोगों के कहने पे। देखिए ये भी एक संविधान का ठीक बात है, ठीक बात है दुर्गेन जी, संविधान का अपमान है। संविधान में बना कर दीजिए, आपकी इंदिरा गांधी जी ने जैसे आपातकाल लगाया था, उसी समय आप कर देते कि बहुदलीय व्यवस्था बंद कर देते। ठीक बात है, ठीक बात। इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, उलझने के बजाय थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र भाई बहुत स्वागत। और कुछ तकनीकी कारणों से आप सीधे लाइव नहीं जुड़ पाए, फोन लाइन पर जुड़े हैं सुरेंद्र सिंह जी। मध्य प्रदेश में सुरेंद्र भाई जो स्थितियां हुई अभी निकाय चुनाव में, कांग्रेस ने ग्वालियर का किला जीत लिया जैसा वो कह रहे हैं, उसके अलावा वहाँ आम आदमी पार्टी ने एक नगर निगम की सीट जीत ली, मेयर की सीट जीत ली। तो ये किस रूप में ये देखते हैं कांग्रेस का जो ग्वालियर चंबल संभाग का प्रदर्शन, और उसके अलावा ये जो आम आदमी पार्टी का वहां पर उदय, क्या तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी को देखा जाए? देखिए दुर्गेश जी, जिस तरह से नगरीय निकायों के, क्योंकि शहरी जो सरकार बोलते हैं नगरीय निकाय होते हैं, उससे तय होता है सरकार की दिशा क्या है, पार्टी किस दिशा में जा रही है। जब शुरुआती दौर में आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी शहरी जो वोटर थे या शहरी जो सरकारों पर ज्यादा उनका प्रभाव था, तो आज पूरे देश में जिस तरह की सीटें हैं उनको देखा जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो पंजाब में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद अब मध्य प्रदेश में सिंगरौली जो नगरीय निकाय क्षेत्र नगर निगम, वहाँ पे उन्होंने हराया है, बीजेपी के कनिष्ठ को हराया है। तो माना जाए 11 में एक उन्होंने खाता खोल दिया है। तो मध्य प्रदेश के लिए भी एक घंटी है। अगर देखा जाए तो जो नेता मुकाबले में है कि बीजेपी या कांग्रेस, दो ही पार्टियां हैं, और भी जो पार्टियां जिनका नाम हमारे मित्र जो बता रहे थे कि जिस तरह से चाहे वो बहुजन पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, इन पार्टियों के बाद लेकिन आम आदमी पार्टी को लोग, क्योंकि जिस तरह से युवाओं को जोड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी, अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो यहाँ के जो IIT के इंजीनियर हैं, उनको जो है संदीप पाठक को, उनको यहाँ से राज्यसभा उनको चयनित किया गया है, राज्यसभा ले जाया गया है। तो ये माना जाए कि उन्होंने पृष्ठभूमि बनाना शुरू कर दी है। संजीव पाठक ने, सुरेंद्र भाई एक मिनट इंटरप्ट करूंगा, संजीव पाठक ने पंजाब में बहुत बड़ा काम किया है, 5 सालों तक चुपचाप वो काम करते रहे, इंजीनियर हैं, टेक्नोक्रेट हैं, और उन्हें अब राज्यसभा भेजा गया। पंजाब में सरकार बनाने में संजीव पाठक की बड़ी भूमिका बताई जाती है। बिल्कुल सुरेश जी, बिल्कुल संदीप पाठक जिस तरह से पंजाब में साइलेंट उन्होंने वहाँ पे काम किया, और काम किया ही नहीं, काम करके दिखाया भी, और पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की बनी। वही हाल अब मध्य प्रदेश में जिस तरह से शहरी सरकार को, जैसा बोला जाता है नगर निगम की, उसमें उन्होंने अब माना जाए तो उन्होंने अपनी दखल दे दी है और अपना खाता खोल दिया है। 4 में एक सीट जीत के आई है और अच्छे मत को मिले हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो दूसरी पार्टियां हैं
जो ये भूल है कि हमारा जो है वहां पर कैंडिडेट है और बीजेपी कांग्रेस दो ही रहेगा, कि मध्य प्रदेश में भी नहीं चलने वाला है, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ की बात करें तो टीएस सिंहदेव ने वहां पर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस्तीफा अपने एक मंत्रालय से दे दिया है। तो कहीं न कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि टीएस सिंहदेव के साथ इनके संपर्क में है, और जिस तरह से गोपाल राय क्योंकि पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, और विजय झा जो सुरेंद्र भाई, मैंने आपको खास तौर पर ये इस विषय पर भी बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है, टीएस सिंहदेव वाला, अभी उस पर आ रहे हैं। मेरा एक सवाल इसमें और रह गया आपसे कि कांग्रेस पार्टी ने ग्वालियर की सीट 53 साल बाद जीती, ये प्रचारित किया जा रहा है कि भाई महाराज का किला ढह गया। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस, क्योंकि वहां पे जो हालत है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहां पे जिस तरह से वहां पे बनी और उसके बाद मुख्यमंत्री के पद पे जो है वहां पर कांग्रेस सरकार काबिज हुई, लेकिन उसके बाद जब आपस में ही सामंजस्य नहीं बन पाया, आपस में ही नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, और वो हाल ये हुआ कि वो सरकार जो है उसका फायदा मिला, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से ग्वालियर का जो किला है उसमें कहीं न कहीं जो सेध लगती दिख रही है अन्य पार्टियों को, वो एक बड़ा सोचनीय विषय है सबके लिए कि वहां पर आने वाले समय में किस तरह क्या हाल होने वाला। कि जो नरेंद्र सिंह तोमर है तो ग्वालियर में ज्यादातर उनका ही पूरा अस्तित्व रहा है उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का, तो वहां पर अगर अब जिस तरह से ये अगर नगरीय निकाय में अगर वहाँ हार मिलती है तो आने वाला जो 2023 का विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें ये जरूर देखने को मिलेगा इन पार्टियों को। सुरेंद्र जी इसको जरा एक अलग तरीके से हम देखना चाहते हैं, पता नहीं कितना वाजिब है ये, कि जो ग्वालियर चंबल संभाग की जो 26 विधानसभा सीटें थी उसमें 22 कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, सिंधिया के करीबी लोग थे, उन्हीं 22 ने इधर कांग्रेस की सरकार बनाई थी, और वो जब 22 पलट गए तो शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हो गए। लेकिन अब जो नगर निकाय चुनाव के परिणाम हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर फोकस किया और सिंधिया को डेंट देने के लिए, कि चूंकि उन्होंने सरकार तोड़ी थी, सरकार गिराई थी, और या फिर कोई भविष्य की योजना भी है, क्योंकि गोविंद सिंह को भी वहीं से बनाया है उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में, पूर्व गृह मंत्री। तो एक तरीके से क्या ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस पार्टी किसी रणनीति के तहत चल रही है? देखिए, बिल्कुल रणनीति है, और कमलनाथ को जो है जिम्मेदारी सौंपी दी गई है, क्योंकि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसका ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। कमलनाथ को इसकी बागडोर सौंप दी गई है कि आप वहाँ पर देखते हो किस तरह से चीजें हो रही हैं, इसीलिए जो है उनको अपना जो है वहाँ विधानसभा का जो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ा। और जिसके बाद जो वहाँ पर ये कांग्रेस फोकस करना ये चाहती है कि ग्वालियर चंबल की जो वहाँ पर जो महल की जो राजनीति थी उसको वो तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हालांकि महल की राजनीति बीजेपी ने भी की है, कांग्रेस ने भी वहाँ से ग्वालियर की जो संभाग की जो सीटें हैं वहाँ से उन्होंने की है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाले समय में कांग्रेस उसका फायदा लेना चाहती है, क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो अब वो क्या है ना, यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, और इसका फायदा कांग्रेस लेना चाहती है। इसीलिए इस संभाग में इस पूरे चंबल का जो पूरा गढ़ है उसको कब्जा करना चाहती है दुर्गा जी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जिसकी चर्चा आपने खुद ही छेड़ दी थी, हम उस पर आने वाले थे, कि कांग्रेस के लिए यहाँ थोड़ा बेहतर दिखा नगर निकाय चुनाव में, देख सकते हैं बेहतर, और बहुत चीज़ें तो नहीं, लेकिन ग्वालियर को जीतना, ग्वालियर का किला फतेह करना कांग्रेस के लिए थोड़ा सुखद है, यानी एक हल्का सा करंट आया है। लेकिन दूसरी तरफ उसे 440 वोल्ट का करंट लगने वाला है टीएस सिंहदेव के रूप में, जैसा आपने कहा। तो क्या ऐसी क्या स्थितियां, क्योंकि अभी भूपेश बघेल को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई हमें पता ही नहीं कि हमारे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और टीएस सिंहदेव वलानिया इस्तीफा दे चुके हैं पंचायती राज विभाग से। ये वहां चल क्या रहा है, और कांग्रेस को आप वहां किस परिस्थितियों में देख रहे हैं, सुरेंद्र जी? देखिए दुर्गेश जी, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 2018 में विधानसभा हुआ, और प्रचंड बहुमत से, अगर 2/3 बहुमत से सरकार यहाँ पे कांग्रेस बनाती है, 69 सीटें जीतती हैं। आज वर्तमान में 71 सीटें उनके पाले में है 90 में से। और जिस तरह से मजबूत कांग्रेस दिख रही थी, और लोगों को ये भी उम्मीद थी, कार्यकर्ता भी बड़ी उम्मीद से थे कि उनको अब उम्मीद है कि हो सकता है कि 2023 में हम दोबारा सरकार बनानी। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा स्तंभ था कांग्रेस के जो टीएस सिंहदेव है, उन्होंने जो है एक मंत्रालय से अपना इस्तीफा दे दिया, और वो इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से उन्हें 4 पन्नों का अपना इस्तीफा सौंपा है सरकार को भूपेश
मुख्यमंत्री भूपेश को, तो ये जरूर दिखा रहा है कि किस तरह से कलह जो थी, वो गुटबाजी जो कांग्रेस में जो कभी नासूर की तरह जो घुसी हुई है, वो अभी तक नहीं खत्म हो पाई छत्तीसगढ़ में। जो अलग अलग गुटबाजियों में जिस तरह से आप बढ़ती हुई नजर आ रही, आज ही जैसे जिस तरह की जो इस्तीफा जब टीएस सिंह जो ने दिया, तो वो अपनी विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर में थे। आज वो सुबह 10:30 बजे ट्रेन से जब रायपुर पहुंचे राजधानी में, क्योंकि आज राष्ट्रपति का चुनाव था, तो वहां पर उनको वोट करना था। तो आज जैसे पहुंचे स्टेशन, तो वैसे उनके कार्यकर्ता उनको घेर लेते हैं और टीएस बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारे लगते हैं। मतलब उद्घोष होता है स्टेशन पे, लोग देखते हैं, जनता देखती है कि आखिर हो क्या रहा है। तो इसका प्रभाव, क्योंकि अब बहुत लंबा समय नहीं बचा है, मान चलिए दुर्गेश जी 14 महीने मुश्किल से बचे हैं। अगर अभी इससे स्थिति नजर आ रही छत्तीसगढ़ में, तो ये माना जाए कि जो 71 सीटें मिली हैं, तो वो आने वाले समय में ये हो सकता है कि आधी भी क्यों रह जाए, क्योंकि जिस तरह से जमीनी कार्यकर्ता जो पृष्ठभूमि है, वो आम आदमी पार्टी वहां पे बना रही है। गोपाल राय को वहां पर डेरा डाल दिए, 2-3 दिन वहां पर रह के आए हैं। इसके अलावा विजय झा भी वहां पर वो अपना दखल देके रखे हुए हैं। तो इस तरह चारे सुरेंद्र जी, क्या टीएस सिंहदेव आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकते हैं? कुछ इस तरह के संकेत हैं क्या? देखिए, जिस तरह से सूत्रों से जो खबरें मिलती आई रही हैं, चाहे वो कभी भी हो, हालांकि जब बाबा से चीज को पूछा जाता है कि आप आम आदमी पार्टी क्या आप उसमें जाएंगे, क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो अपना वो सिद्धांत चीज बताते हैं कि हम कांग्रेस का हमारा ब्लड है, हम कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन राजनीति में कोई स्थिरता नहीं रहती, अस्थिरता हमेशा रहती है। जिसका पल्ला भारी होता है वो व्यक्ति उधर जाता है, राजनेता वही कहलाता है। तो अब जिस तरह से, क्योंकि टीएस सिंहदेव लगातार संपर्क में है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे गोपाल राय हो, इवन ये है कि संजय सिंह के भी संपर्क में है, तो वो अब ये संपर्क जो है कितना कहां तक जाता है। लेकिन हालांकि अंदर ही अंदर बातचीत तो चल रही है कि आप कितनी, क्योंकि जिस संभाग से टीएस सिंह जीत के आते हैं उसमें 14 विधानसभा सीटें हैं, तो 14 सीटों में से जिस तरह से उन्होंने जीत के 2018 में वहां पे फिर अपना फतेह किया था, तो उनको ये उम्मीद है कि इस बार भी वो तकरीबन वहां पे 10-12 सीटें जीत सकती हैं। और ये बस्तर संभाग की जो 12 सीटें हैं उसमें भी उनका दखल है। तो इस तरह से अगर 15-20 सीटें अगर वो जीत लाते हैं, तो मान के चला जाए आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सुकून भरा रहेगा। और जिस तरह से खाता पहली बार क्योंकि चुनाव लड़ेंगे और अच्छे से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि 2018 में चुनाव लड़े थे हालांकि, और 90 में 85 सीटों में चुनाव लड़े थे, उसमें से उनकी जमानत हर सीट लगभग जब्त हो गई थी, करीब 1-1.25 लाख वोट उनको वहां से मिला था। लेकिन इस बार जो है 2023 का जो विधानसभा चुनाव रहेगा, उसमें जरूर आम आदमी पार्टी के साथ में हो सकता है कि टीएस सिंहदेव की बातचीत ये मना नहीं किया सकता, और हमेशा उन्होंने सीधा मना नहीं किया है। क्या भाजपा की तरफ उनका रुझान नहीं दिखता है क्या? नहीं, भाजपा से वो कहते हैं कि हमारी नैतिक जो है, हमारा जो है ना, उससे जो है एथिक्स जो है हमारा मेल नहीं खाता है, हमसे उससे तालमेल नहीं होता है, इसलिए मतलब विचारधारा का मसला है वहां पर। जी जी, विचारधारा का मसला है। बिल्कुल विचारधारा का मसला है। वो कई बार इस चीज को कह चुके हैं और उनसे कई बार इस चीज की बातचीत भी हुई है, तो उनका यही कहना रहता है कि हमारा विचारधारा नहीं, हमसे उनसे तालमेल हमारा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो अच्छा काम कर रहा है, जो विकास कार्य करेगा, उसकी तरफ जो है हमारा रुझान रहता है। उससे कई बार उनसे बातचीत की गई है, तो कई बार इसे गोपाल राय भी आए, उसके बीच में मुलाकात 2 दिन तक यहाँ पे पूरा डेरा के रखे हुए थे, तो मुलाकात संपर्क, और जो जिस इलाके में वो जो जीत के आए हैं विजय, उनको पाठक को भेजा गया है, संदीप पाठक को, तो वो संदीप पाठक भी जो है संपर्क में, जो IIT इंजीनियर है, तो प्रोफेसर है, तो मान चलिए कि वो भी एक अंदर ही अंदर उन्होंने, क्योंकि उनका पास का इलाका है सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग, इससे काफी कुछ मेल जोल खाता है। बहुत सारे संपर्क वाले बिलासपुर संभाग में भी है जो विधायक के संपर्क में है। तो ये माना जाए कि अगर इनका ऊँट अगर किसी तरफ बैठता है, तो ये बाबा का, तो ये मान के चलिए कि उसका पल्ला भारी हो सकता है। और पहली बार अगर आम आदमी पार्टी की जीत का जिस तरह से उसको पंजाब में जो उनको मिला है, जो वहां से बूस्टर मिला है, वो यहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है। इसीलिए जमीन तलाश रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो मैदानी क्षेत्रों की जो सीटें हैं, करीब 35-36 सीटें, उसमें ये दखल दे सकते हैं और इसका फायदा मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। तो आम आदमी पार्टी उनसे संपर्क में, बाबा भी कहीं ना कहीं उनसे फोन पे या ऐसे औपचारिक चर्चा जो होती है, जब दिल्ली जाते हैं वो, तो वहाँ भी मुलाकात ऐसा सुनने मिलता है। अभी कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होती रहती है, हालांकि वो सीधे कभी नहीं बात को बोलते हैं कि हाँ हमारी उनसे मुलाकात है या हम उससे उस पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह संकेत दिखते हैं, जो सिनेरियो दिखता है आसपास, उनके पास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो या जो पार्टी के जो लोग हैं, वो उनके पास मिलने जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बातों को धैर्य से सुनते हैं, तो ये माना जाए कि ये जरूर है कि उनका झुकाव जरूर आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन ये जरूर कहते हैं
कि आने वाला समय क्या होगा ये तो कैसे वो बाद में बताते हैं कि हम बाद में पत्ते खोलेंगे, लेकिन अभी जिस तरह जो छत्तीसगढ़ की जो राजनीति में जो चल रहा है वो काफी वापो स्थिति है, काफी गरमाई हुई राजनीति छत्तीसगढ़ की है। और जिस तरह बाबा ने जो इस्तीफा दिया है तो एक सबसे बड़ा जो है मान लीजिए विस्फोट कर दिया है। इसका जो है आने वाले चुनाव में जरूर असर दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ साइलेंट जोन में अपना देख रही है बैठ के किस तरह से बाबा एक्शन लेते हैं और किस तरह से आगे चलते हैं। उसको फायदा क्योंकि भी विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है तो उसमें भी रणनीति बना रही है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें बहुत वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सिंह जी ने बताई कि किस तरीके से वहाँ समीकरण, अगर टीएस सिंहदेव को नहीं साधा कांग्रेस पार्टी ने तो मुझे लगता है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता तो वापस नहीं आती दिखती। एक तीसरा विकल्प, जैसी की बात हम मध्य प्रदेश में कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी एक तीसरा विकल्प नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी सुनील मालवी भोपाल से बहुत देर से जुड़े हुए हैं और सुनील से बात नहीं हो पाई। एक सवाल लेंगे सुरेंद्र से कि सुरेंद्र, आखिर मध्य प्रदेश में जो निकाय की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी, इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये विधानसभा चुनाव का एक तरीके से बैरोमीटर इसे माना जा सकता है? सुरेंद्र, देखिए दुर्गेंद्र जी, जिस तरह से शुरू से ही माना जाता है क्योंकि जो शहर की सरकार जो अब आप थाम लेते हैं, शहर सरकार को बना लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग होता है जो एलीट वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको आप समझा ले जाते हैं कि भाई ये सही है ये गलत है। तो ये मान के चलिए कि ग्रामीण क्षेत्र में जब आप उतरते हैं उस मुद्दे को लेकर तो ग्रामीण जो उनके पटाक्षेप जो चीजें जो होती है उनके दिमाग से वो छप जाती है। तो ये जरूर इसका फायदा आम आदमी पार्टी को जरूर मिलेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से जो स्थिति मध्य प्रदेश में है छत्तीसगढ़ में वही स्थिति है, क्योंकि अब आने वाला समय जो विधानसभा का रहेगा, दोनों राज्यों में चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव होगा, तो वहां पर भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी की दखल और पृष्ठभूमि, क्योंकि बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों की जो है छोटी छोटी बूथ की जो लेवल की जो बैठक होती है वो बैठक की जा रही है, लोगों से संपर्क किया जा रहा है, लोगों से मिला जा रहा है, उनकी समस्याएं बताई जा रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार रह चुकी है, 10 साल रह चुकी है, 5 साल 15 साल बीजेपी ने शासन किया, 5 साल कांग्रेस ने शासन किया, ये सब चीजें बताई जा रही है। उसमें आपने क्या अंतर पाया, आपके लिए क्या हुआ, मतलब इन सब चीजों को एक तरीके से मेरिट और डिमेरिट पे काम किया जा रहा है। तो इसका फायदा आने वाले समय में जो 2023 में चुनाव होंगे तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से पहले 2 ही पार्टियां हुआ करती थी, हालांकि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा सीटों पर दखल रहा है, समाजवादी पार्टी 1-2 बार वहां पे चुनाव जीती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सिनेरियो है वो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पे फील्ड है। तीसरा विकल्प लोग चाहते हैं कोई व्यक्ति हो जिसको वो वोट करें। ठीक बात है सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका और सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेताओं का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जोड़ने के लिए। तो एक बात तो तय हो गई कि ये जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं ये एक संदेश है, एक संकेत है अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सिंह ने इस बात को कहा कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भले ही थोड़ा सा अच्छा लग रहा है निकाय चुनावों से, लेकिन छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा की नाराजगी उसे भारी पड़ सकती है और आम आदमी पार्टी उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। अगर टीएस सिंहदेव चले जाते हैं आम आदमी पार्टी में तो कांग्रेस की एक तरीके से वहाँ हवा निकल जाएगी, सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल है। अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक बहुजन समाज पार्टी की शीर्ष नेता, बल्कि शीर्षस्थ नेता बहन कुमारी मायावती का एक ट्वीट आज चर्चा में रहा। उसमें बहन जी ने कहा है कि ऐसा ही नहीं कि सारे दूसरे ही लोग घात प्रतिघात करते हैं, शोषित पीड़ित और दलित वर्ग के लोग भी हमारे ऊपर घात प्रतिघात करते हैं। बिना नाम लिए वो किसी व्यक्ति का जिक्र अपने ट्वीट में कर रही हैं और कह रही हैं कि वो व्यक्ति उनके दिल्ली आवास पर रहता था, जैसे ही दबिश पड़ी सीबीआई की झोला झंडा लेकर वो निकल गया। मजबूरी में उनके भाई आनंद कुमार को सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी
और वो सरकारी नौकरी छोड़कर बहन जी की और पार्टी की सेवा कर रहे हैं। ये पहली है। आज दिन भर हमने बसपा से दूसरे दलों में गए नेताओं से पूछा, भाई ये शख्स कौन है? बहुजन समाज पार्टी के लोग तो बताने से रहे, लेकिन ये पहली है जो बहन कुमारी मायावती ने बुझाई है। अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो तो हमें ज़रूर लिखकर भेजिए, या हमें हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर या कहीं भी आप उसका रिप्लाई दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक